हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे से आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, है ना। और जी जान तन मन सब लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10th के गणित अध्याय वास्तविक संख्या के बीच में कुछ संख्याओं के प्रकार है जो हम लोग पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट में आपका क्या है, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है कि ये गिनती गिनने वाली संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती गिनने वाली ही संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि एक से चले, दो तीन चले और 100 तक रुक गए, ये नहीं होगा, ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। ये एक से लेकर अनंत तक है, इसको जितना गिनेंगे उतना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक से चले और 100 तक रुक गया, एक से चले 1000 तक रुक गया, ये ऐसा नहीं होता। ये अनंत है, इन्फिनिटिव है, इसको जितना गिनेगा उतना जाएगा, ठीक है। तो बस गिनती गिनने वाली ही संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन कोई ज्यादा भारी नहीं है, बस इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखिए कि गिनती गिनने वाली ही संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। गिनती गिनने वाला ही संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना, 4 5 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी। क्लियर ना। यहाँ पे गिनती गिनने वाली ही संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसके बाद क्या चलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या चलेंगे? पूर्ण संख्या। देखिए इस पूर्ण संख्या में क्या होता है कि बस कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या के समूह में ही, है ना, ये जितना भी प्राकृत संख्या है ना, ये प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को मिला देंगे ना तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ये प्राकृत संख्या क्या था, इस प्रकार से था 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यही था ना। अगर इसमें अगर हम शून्य को मिला दे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी कि इस प्राकृत संख्या के समूह में, इस प्राकृत संख्या के, है ना, परिवार में, सदस्य में अगर हम शून्य को मिला दें तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या का डिफिनेशन जो है रट्टा नहीं मारना है, बस यहाँ पे सिर्फ समझना है, लिखना है कि प्राकृत संख्या के समूह में या प्राकृत संख्या के परिवार में या सदस्य में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में डिफिनेशन आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, है ना, प्राकृत संख्या के समूह में, बोलिए प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को मिलाने पर, है ना, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। आपका एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या सीखेंगे? पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे ना तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या बन जाएगी। आइए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या क्या है? ये है 0 1 2 3, इस प्रकार से है ना। अगर इसके समूह में अगर हम सभी ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्रकार से अगर मिला दें माइनस का 1, है ना, माइनस का 2, है ना, माइनस का 3, है ना, माइनस का 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्लियर? अगर हम यहाँ पे पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक पूर्णांक संख्या बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए यहाँ पे इसका भी डिफिनेशन लिखवा देते हैं, है ना, या फिर आप लोग लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या कहलाती है।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइए हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो जरा सा भी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है ना। पूर्णांक संख्या जो है, अगर हम पूर्ण संख्या के है ना, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को, पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से है ना, डॉट डॉट इन्फिनिटिव है ना, माइनस का 1 है ना, माइनस का 2 है ना, माइनस का 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई परेशानी? अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उस समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्याओं के बीच में यहाँ पे संख्याओं के 3 प्रकार पढ़े। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या। एकदम ये इजी है। प्राकृत संख्या जो हम गिनती गिनते हैं, है ना, और उसी प्राकृत संख्या का समूह में अगर शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के समूह में अगर सभी ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या। यानी कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं क्या है, एक प्रकार से मिलीजुली है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार हैं। मिलीजुली तो है, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग टाइप्स के हैं। प्राकृत संख्या में 1 से लेकर अनंत तक है, लेकिन पूर्ण में क्या है, 0 से लेकर अनंत तक है। और पूर्णांक में क्या है कि पूर्ण में ही सभी ऋणात्मक संख्या को मिला दिया गया है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे चौथा में क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। अच्छा, एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर हम संख्याओं के सही प्रकार पढ़ लेंगे यहाँ पे, तो संख्याओं के प्रकार में से यहाँ पे कुछ MCQ के टाइप क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे अब चौथा में क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, चौथा में क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड है, किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 से अधिक हो, अगर 2 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जांच कर ले, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 है ना, 7 8 9 10, यहाँ पर जो है हम कुछ गिनती लिए, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें भाज्य संख्या कौन है। हमें भाज्य संख्या में क्या देखना है, 2 से अधिक गुणनखंड देखनी है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में अगर हम जांच करेंगे, अगर हम 1 का गुणनखंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा, और हमें क्या देखना है, 2 से अधिक देखना है। अगर हम यहाँ पे इस 2 का देखेंगे तो यहाँ पे इस 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 होगा। कैसे भाई, तो आइए यहाँ बताते हैं। अगर हम 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 1 से कटेगा और 1 खुद से कटेगा। क्लियर? क्या इसका और कोई गुणनखंड होता है? अगर होता है तो आप बताइएगा, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कितना मिला, 2 मिला। कितना मिला, 2 मिला। तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 3 की जांच कर ले, इसकी 3 की जांच कर ले यहाँ पे, तो इसका भी ये 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा। ये 2 से तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका भी गुणनखंड क्या मिला, 2 मिला। एक 1 मिला और एक 3 मिला। तो हमें क्या देखना है, 2 से अधिक देखना है ना। तो ना ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। अब यहाँ पे किसका देखेंगे, 4 का देखेंगे, है ना। किसका देखेंगे, 4 का देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 4 का फैक्टर करते हैं तो 1 से कटेगा, है ना, ये 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, अरे खुद से कटेगा। तो यहाँ पे गुणनखंड कितना मिला, 2 से अधिक मिला, 2 से अधिक मिला। हमने यहाँ पे गिनती लिखा उसको, है ना। जब जांच करते गए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला, ये 4 मिला, जो गुणनखंड इसका क्या 2 से अधिक है, 2 से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट में तो यही मिला है ना, सबसे फर्स्ट में यही मिला है ना। तो सबसे फर्स्ट में जब मिला है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे भी बहुत सारे संख्याएं हैं, भाज्य संख्या का उदाहरण बहुत सारे हैं। अब जितना जाइएगा उतना जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये भी क्या है इन्फिनिटिव है, यानी कि अनंत है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन कैसे होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग लिखना है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा 4, 5 तो नहीं होगा, 5 का गुणनखंड 2 है, 6 हो सकता है, 7 भी नहीं होगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है ना। इसी प्रकार से आगे बहुत हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन कैसे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डिफिनेशन इस प्रकार से लिखना है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, क्या गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 2 3 तो हुआ तो नहीं, हमने जांच करके यहाँ पे दिखाया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा 4, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बहुत है, बहुत अनंत है, जितना जाइएगा उतना जाएगा, ये रुकने वाला गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना, किसी प्रकार का कुछ परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। अगर यहाँ पे आप लोग अगर नहीं उतारे हैं तो इसे आप लोग यहाँ पे चट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर बाद में आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज करेंगे। क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या, यानी 55 नंबर में क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए उसमें 2 से अधिक पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, केवल 2 गुणनखंड ही पढ़ेंगे। ये वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या कहेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको भी अगर हम जांच कर ले कि कौन अभाज्य है ना, और कौन भाज्य है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग जांच किए थे भाज्य संख्या का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है ना, 9 10 है ना। यहाँ पे इस 1 का हमने जांच किया तो सिर्फ इसका गुणनखंड 1 मिला, तो कह सकते हैं कि 1 जो है ना ये भाज्य है ना ये अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य में हम लोग गुणनखंड क्या देखना है, 2 देखना है। कितना, 2 देखना है। कितना, 2 देखना है। ये भाज्य में देखना है, ये नहीं सॉरी अभाज्य में देखना है। किसमें देखना है, अभाज्य में गुणनखंड कितना देखना है, ये 2 देखना है। कितना देखना है, 2 गुणनखंड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस 1 की अगर हम जांच करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 हो रहा है। तो 1 जो है ना ये भाज्य कहलाएगा ना ये अभाज्य कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 की जांच कर ले तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 तो 1 से कटेगा और 1 खुद से कट जाएगा, है ना। क्या और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कितना मिला, 2 मिला, एक 1 से और 1 खुद से। तो इसको इस प्रकार से डिफरेंस लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे भी इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपकी मर्जी, जौन सा भाषा अच्छा लग रहा है कौन सा भाषा में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या मिला, तो 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला।
तो सबसे छोटी यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आइए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके आगे बहुत है अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये 3 हो जाएगा आपका, है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब तो नहीं होगा, है ना, 11 हो जाएगा आपका, है ना, 13 हो जाएगा आपका, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इसको इरेज कर देते हैं और इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13। इस प्रकार से क्या है, ये अनंत है। क्या है ये अनंत है। क्या है अनंत है। क्या है अनंत है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए, तो अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम संख्या, फिर उसके बाद विषम संख्या। तो यहाँ पे आपका छठा नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम संख्या। क्या आ जाएगा, सम संख्या। देखिए सम संख्या में यहाँ पे हम 2 चीज बताएंगे। सम संख्या में यहाँ पे पहला में क्या बताएंगे कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, यानी वैसे संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे ये बताएंगे कि संख्या कौन सा सम है और कौन विषम है। तो यहाँ पे संख्याओं के बीच में होने वाले, है ना, सम विषम, है ना, यहाँ पे बतलाएंगे कि कौन सम है और कौन विषम है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकता है ना, कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जांच करें सम संख्या की, तो यहाँ पे ये फर्स्ट में एक तो ये नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 2 से आपका 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, है ना, ये 3 में नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, है ना, 5 में नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 में नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 9 में नहीं कटेगा, ये 10 कट जाएगा। ठीक है, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बहुत अनंत है, इनफिनिटिव है। क्या है, इनफिनिटिव है, यानी कि अनंत है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट सम संख्या का। सेकंड कॉन्सेप्ट ये आपका रह जाएगा यहाँ पे, है ना, कि सपोज करते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ये 4 है ना, 5 6 7 8, यहाँ पे ये कुछ संख्या है। क्या है, ये संख्या है और यहाँ पे ये संख्या है। ठीक है, ये 2 संख्या यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे पहचानना है, सम संख्या के पास आने का यहाँ पे ट्रिक देखना है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट जो है सम संख्या के पास आने का यहाँ पे क्या देखना है, ट्रिक देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी भी संख्या के अंत में यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, है ना, नोट में, है ना, पहचानने का ट्रिक, पहचानने का ट्रिक। ठीक है, आपका यहाँ पे पहचानने का ट्रिक हो जाएगा कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 अगर ये किसी भी संख्या के अंत में अगर ये दिखाई पड़ जाए तो संख्या सम संख्या होगी। राइट, है ना। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये संख्या है, क्या है, ये संख्या है, इस संख्या के अंत में क्या है, यहाँ पे
ये 8 है, 8 है, 8 है, जो 2 से कटेगा। अगर अंतिम संख्या अगर 2 से कटेगा तो वह संख्या पूरी संख्या 2 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंत में क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अंतिम संख्या सिर्फ 2 से कटना चाहिए, अंतिम संख्या सिर्फ 2 से कटना चाहिए। यानी यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई पड़ जाए तो वह संख्या पहला नंबर तो सम तो होवे करेगा, लेकिन वो 2 से कटेगा भी, है ना। यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर देख लेते हैं, है ना, ये 0 है, ये भी क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या है, अंत में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो फर्स्ट में तो ये सम संख्या हो गया, और सेकंड में 2 से कटेगा ही, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है ना, और ये सम संख्या बन रहा है इसलिए 2 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए कि 3698 है ना, 36984 है ना, यहाँ पे 9, क्या ये संख्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है, ये अंतिम अंक क्या है, ये 9 है, यानी कि नाव है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये नाव है, इसलिए सम संख्या नहीं होगा और ये 2 से नहीं कटेगा। क्लियर। यहाँ पे यहाँ से लेके है ना 1 किलोमीटर तक रही संख्या, अगर उसके अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो यह संख्या 2 से कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का अगर कोई परेशानी अगर होता है तो आप बस सिर्फ कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम करने का है ना प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे, विषम संख्या। क्या सीखेंगे, विषम संख्या। क्या सीखेंगे, विषम संख्या। क्या सीखेंगे, विषम संख्या। तो आपका 7वां नंबर में क्या आ जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। देखिए विषम संख्या में क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे इसका ट्रिक भी बताएंगे, है ना, और यहाँ पे देखेंगे कौन संख्या 2 से नहीं कटेगा, है ना, और कौन संख्या है ना कटेगा तो बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये देखना है कि कौन विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे आपका 1 ये हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा ये, है ना, फिर क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 सम संख्या है, फिर 3 हो जाएगा, 4 में नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना, 11 होगा, है ना। इस प्रकार से बहुत आगे है, अनंत है ये, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7 नाम अगर दिखाई पड़ जाए तो वह संख्या विषम संख्या होगी। क्या इसका भी यहाँ पे ट्रिक बता दे, इसका यहाँ पे आप ट्रिक खुद ही लिख लीजिए पहचानने का विषम संख्या का, कि किसी भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये दिखाई पड़ जाए तो वह संख्या विषम संख्या पूरा होगी। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है तो आप सिर्फ कमेंट कीजिए, उसका समाधान करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 7 संख्याओं के प्रकार, है ना, आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गया होगा, है ना। अब इसके आगे जो है, इसके बाद जो है, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे पर नहीं होना चाहिए, है, क्यों का 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी समझ में कहाँ आया है, कहाँ समझ में आया है? अभी समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे जो बताएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी ये डिफिनेशन जो लोग नहीं समझे होंगे, ये डिफिनेशन के माध्यम से कभी नहीं समझ पाएंगे, ये रट्टा मारने से कभी नहीं समझ पाएंगे। इसका जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो। यहां पे पूर्णांक संख्या में पढ़ा है जस्ट कि अगर हम पूर्ण संख्या के समूह में सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा, है ना। तो अगर p और q अगर पूर्णांक रहेगा, p और q पूर्णांक रहेगा और q का मान 0 के बराबर नहीं रहेगा तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कि -3 क्या है, ये पूर्णांक है ना। इसमें पूर्णांक को दोनों पढ़े हैं, धनात्मक संख्या में पढ़े और ऋणात्मक संख्या में पढ़े, है ना। तो सारे के सारे धनात्मक और सारे के सारे ऋणात्मक और शून्य भी ये परिमेय संख्या होगी। जैसे -3 हो गया आपका, है ना, 4 हो गया, है ना, 5 हो गया, -7 हो गया, है ना, ये 0 हो गया, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे एक छिपा हुआ है, जो इस एक जो है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, क्या 0 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। 4/2 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इस q का मान 0 के बराबर नहीं है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे जांच कर ले, है ना, कि 0 सिर्फ 0 क्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना। अगर हम बात कर ले 1/0 की, 1/0 की, तो क्या 1/0 जो है क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस q का मान जो है ना 0 के बराबर हो जा रहा है, और यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है, यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर q का मान 0 के बराबर अगर है, q का मान अगर 0 के बराबर है तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कभी नहीं होगी। क्लियर, कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का भी अगर कोई दिक्कत होगा तो बस एक बार सिर्फ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, है ना, कि कौन परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे में -3 है ना, 4 है ना, 0 है ना, और क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, और ये आपका 22/7 भी हो जाएगा, 22/7 भी हो जाएगा, 22/7 भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम बताने के लिए भूल गए, दशमलव वाला, है ना। देखिए यहाँ पे अगर दशमलव में अगर दशमलव के बाद, अगर पॉइंट के बाद, अगर रिपीटेशन, है ना, अगर पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन जो है अगर एक जैसा रहेगी, क्या रहेगी, एक जैसा रहेगी, तो वह संख्या परिमेय संख्या के रूप में होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये है ना 0 पॉइंट है ना 6 है ना 6 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन क्या हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, यहाँ पर 6 रिपीटेशन हो रहा है, तो जिसका रिपीटेशन सेम हो, जिसका रिपीटेशन एक जैसा हो, वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना, कि अगर इस प्रकार से अगर है तब, है ना 7 7 7 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 7 7 7 7 7, ये क्या हो रहा है, एक जैसा रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर हम देख ले, है ना, कि अगर इस प्रकार से अगर है तब इसका रिपीटेशन क्या है, सेम है, इसका रिपीटेशन सेम रहेगा, जिसका रिपीटेशन सेम रहेगा वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा, इस रिपीटेशन को इस ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना,
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर दंड यानी कि बार। इस बार का मतलब ये होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि संख्या रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो जो संख्या एक जैसा रिपीट हो वह संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, राइट। लेकिन जिसका रिपीटेशन सेम नहीं हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 0 है ना, 1 0 है ना, 1 सेकेंड 1 0, ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे है ना, 1 0 है ना, 1 है ना, 0 1 है ना। अगर यहाँ पे इस प्रकार से अगर रिपीटेशन रहे तो यह संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत में कभी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए इसका रिपीटेशन क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 1000, यहाँ पे क्या है 10,000 है। क्या यहाँ पे इसका रिपीटेशन जो है क्या सेम है? क्या फर्स्ट में क्या है 10 है, क्या यहाँ पे 10 है 100 है, फिर इसके बाद क्या है 1000 है, फिर इसके बाद क्या है 10,000 है। इसका यहाँ पे रिपीटेशन जो है सेम नहीं है। जिसका रिपीटेशन सेम नहीं रहेगा वह संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत में कभी नहीं आएगा। क्लियर? यस। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बाकी बात ये आपको तीनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक चीज और हो सकता है ना, ये 0.47 इस प्रकार से हो सकता है। जिसका रिपीटेशन सेम हो, जिसका रिपीटेशन सेम हो, रिपीट सेम हो, वो संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे 9वां नंबर में अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं। जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे ये √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं सर, यहाँ पे √2 जो है ये अपरिमेय संख्या कैसे होगा, क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है और ये p बटे q के रूप में हो गया है, अभी आप जस्ट बताइए किए हैं। तो नहीं, ये √2 जो है ना, ये √2 ये पूर्णांक नहीं है। हम क्या बोले थे कि p और q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये एक जो है पूर्णांक है, लेकिन ये √2 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा 1.4142135627। और हम जस्ट भी बताए थे कि अगर रिपीटेशन अगर सेम रहेगा, अगर रिपीटेशन सेम रहेगा तब वह परिमेय संख्या होगा, और अगर रिपीटेशन अगर सेम नहीं रहेगा तब वह अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिपीटेशन जो है सेम नहीं है। क्या रिपीटेशन सेम है? तो जब रिपीटेशन सेम नहीं है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, है ना। इसलिए इस √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, इसका रिपीटेशन सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार से √5 का अगर हम देखेंगे, है ना, रिपीटेशन, तो इसका भी क्या है, सेम है सेम। ठीक है, 23 60 67 97 749। क्या रिपीटेशन कहीं पे सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √7 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी शॉर्ट भाषा में आप कह सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या। देखिए मेन आपका चैप्टर का जो नाम था वो वास्तविक संख्या ही नाम था। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है ना। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग वास्तविक संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक संख्या सबसे हल्का ही है। बस यहाँ पे ये समझना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे -3 4 5/2 है ना, 6 0 √7 √2 √5 है ना। यहाँ पे देखिए इसमें परिमेय भी है और इसमें अपरिमेय भी है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग ही वास्तविक संख्या
कहलाती है। आई होप कि आपको संख्याओं के 10 प्रकार जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके बाद अगला वीडियो जो है ना एमसीक्यू जो हम बोले थे, है ना, उस एमसीक्यू जो है कम से कम इस 10 संख्याओं से कम 30 सवाल लेकर आएंगे एमसीक्यू टाइप, ठीक है। 30 सवाल लेकर आएंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, यानी कि उससे बनने वाला छोटा छोटा क्वेश्चन, इस 10 संख्याओं से बनने वाला छोटा छोटा क्वेश्चन, है ना, जो होता है वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, है ना, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम एक मोटिवेट हो सके और आपको जो है ना पढ़ा सके, ठीक है। और आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगती है, काफी मेहनत लगती है। अभी तकरीबन लगता है कि 3 बज रहा होगा, है ना। अब सोचिए कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है ना। इसलिए इस वीडियो को जो है काफी से काफी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। धन्यवाद।